हेलो एंड वेलकम टू द सक्सेस वो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे हल्दीराम ने 2 रुपए की भुजिया को बेच के शुरुआत की और हल्दीराम को एक स्टैंडर्ड लेवल ब्रांड तक एस्टेब्लिश किया, अपने भाई, अपने पोतों, अपने बेटों के साथ। लेकिन अब हम जानेंगे कि हल्दीराम को कैसे एक हाई लेवल आइडिया आया, जिससे ना केवल नागपुर या बीकानेर जैसी सिटीज़ में लिमिटेड रहते, बल्कि उन्होंने पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड हल्दीराम को एस्टेब्लिश किया। अब हल्दीराम की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान्स थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था, और वो शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल तब तक बीकानेर बिजनेस में काम कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए। वहाँ देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक वेंडर से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कंपटीशन के साथ साथ वहाँ डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की हेल्प से अपनी शॉप के लिए जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले 1 साल तक दिन रात एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड और ब्रेक इवन करने लगे कि तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1984 में भयानक एंटी सिख राइट्स ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल की वर्कशॉप और घर भी जल गया था। अगले 2 महीने तक हल्दीराम का दिल्ली का बिजनेस जीरो पे आ चुका था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप एक्वायर की और बिजनेस को रिस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड की थी वो बहुत काम आई और बिजनेस वापस पिकअप करने लगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने न केवल अपनी करंट वर्कशॉप को एक्सपेंड किया, बल्कि 2000 स्क्वायर फीट की नई फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर ली। क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने। इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लगे। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद PSO2 करोड़ों लगा रहे थे। उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग सेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम्स ने सबसे पहले अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजन पैकिंग में बेचना चालू किया, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक पहुंच गई। इसी नई पैकिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस अब नागपुर या दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब लोग इंडिया के छोटे से छोटे शहर में हल्दीराम्स की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर ने इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसीलिए हल्दीराम ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल्स, कचौड़ी और इवन भेल पूड़ी भी डाइवर्सिफाई किया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज़्यादा पैकेज फूड आइटम्स बनाना चालू कर दिया। अलग अलग परचेजिंग पावर वाले कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग पैक साइजेस में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर किए। जैसे इनके कई प्रोडक्ट्स का छोटा पैक केवल 5 रुपये में मिल जाता है और बड़े पैक्स के लिए हल्दीराम ने 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑन बोर्ड किया। इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के चलते आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर घर में लोग हल्दीराम के स्नैक्स खाते हैं और इवन US, सिंगापुर और UK जैसे 80 से ज़्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम की शुरुआत भुजिया के 2 पैसे में बेच के हुई थी और आज उसी हल्दीराम ने 9000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम की कहानी ये प्रूफ करती है कि कस्टमर को डिलाइट करके, लगातार प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके और समय के साथ खुद को बदल के कितना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये थी हल्दीराम की पूरी सक्सेस स्टोरी फ्रॉम जीरो टू 9000 करोड़। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए आप द सक्सेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली सक्सेस स्टोरी आपको किस कंपनी, किस एंटरप्रेन्योर पे चाहिए। थैंक यू सर।